हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? हाँ जी योगेश जी, हेलो। आ रही है ना आवाज़? कुछ तो बोले। अच्छा। आगरा को बसाया तो सिकंदर लोदी ने था, लेकिन राजधानी अकबर बनाएगा उसको आकर के। जी, तो लास्ट लेक्चर में क्या यही युद्ध हुआ था जो आप लोग देख पा रहे हो? आवाज़ अच्छे से आ रही है क्या? लास्ट लेक्चर में क्या हमने यही युद्ध पढ़ा था जो आप लोग देख पा रहे हो? जी, आज हम कोशिश करेंगे इस युद्ध वाले टॉपिक को कंप्लीट करने की। जी, तो एक बार मैं पिछले युद्ध आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से, ये भी पता लग जाए कि आप लोगों को कितना कुछ क्लियर है। ठीक है, अभी बस कमेंट करना बंद कर दीजिए। एक बार हम पिछले युद्ध भी देख लेते हैं जी, कि हम लोगों ने कौन कौन से युद्ध पढ़े हैं और क्या वो आप लोगों को याद हैं। देखिए जी, हाँ सब बता देंगे। एक बार देखिए जी फटाफट। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हाइडेस्पीस का युद्ध। मैंने आपको बताया था हाइडेस्पीस का युद्ध जो है वो 326 बीसी में हुआ था, सिकंदर व पोरस के बीच। इस युद्ध में सिकंदर जीत गया था जी, सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर इस युद्ध में जीत गया था। ये हमले कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले युद्ध के लिए फटाफट कमेंट कीजिए जी, बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ था, फटाफट बताइए। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में अशोक ने किया था। कलिंग पे अशोक ने अटैक किया था और इस युद्ध का रिजल्ट ये था, अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है जी। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लेता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद अगला युद्ध हमने पढ़ा रावर का युद्ध, और रावर के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह युद्ध 712 में हुआ था। इसको रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध भी कह सकते हैं, रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध भी कहा जा सकता है जी। यह युद्ध एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम जो कि पहला मुसलमान था, और दूसरी तरफ दाहिर जो कि सिंध का राजा था। तो इसमें सिंध के राजा को हराया, और इस युद्ध का रिजल्ट क्या था कि भारत में जजिया कर लागू हो चुका था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। अगले युद्ध पे हम चलें तो अगला युद्ध था पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध 1001 में हुआ था, इसको वहिंद का युद्ध भी बोलते हैं, पेशावर या फिर वहिंद का युद्ध। यह युद्ध महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था। युद्ध का रिजल्ट क्या, महमूद गजनवी ने आत्महत्या कर ली थी। महमूद गजनवी सॉरी जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, यह भी हो गया था जी। एचएस के बैच के बारे में बताऊंगा जी आप लोगों को बहुत जल्द जी। अब देखिए अगला युद्ध हमने पढ़ा था उसके बाद तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड।
इसमें पृथ्वीराज जीत गया था जी, मोहम्मद गोरी हार गया था तराइन के पहले युद्ध में। उसके बाद हमने पढ़ा था तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ अगेन पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और इस युद्ध का रिजल्ट ये था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डल गई थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव कब डली थी? 1192 में। उसके बाद अगला युद्ध हम लोग पढ़ा था चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद हार गया, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद अगला युद्ध हमने पढ़ा था पानीपत का फर्स्ट 1526 में हुआ था जी। इस युद्ध में एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। लोदी हार गया। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। उसके बावजूद इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, अब देखो जी इस युद्ध का रिजल्ट ये था कि इसमें लोदी वंश खत्म हो गया और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई थी। इस युद्ध में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया था बाबर ने। भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल कब हुआ था? 1526। अच्छा, फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि तोप चलाने वाले दो व्यक्ति कौन थे? दो तोपची थे, उनके नाम बताइए फटाफट। फिर हमने पढ़ा खानवा का युद्ध। फटाफट कमेंट करके बताइए तोपची कौन थे दो? बाबर के साथ जो युद्ध में तोप चलाने वाले थे उनके नाम बताइए फटाफट कमेंट करके। पता तो लगे आप लोगों ने कितना पढ़ा है अब तक। अली और मुस्तफ़ा, वेरी गुड रितो मलिक, बहुत बढ़िया। अब तो सारे कर देंगे कमेंट। पेशावर के युद्ध को वहिंद का युद्ध भी बोलते हैं साहब। 1001 में हुआ था महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। अली और मुस्तफ़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो खानवा का युद्ध हमने पढ़ा 1527 में। इधर बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा हारने वाला तो नहीं था लेकिन बाबर के पास तोप थी, हार गया। ठीक है, उसके बाद अगला युद्ध हमने पढ़ा था चंदेरी का युद्ध 1528 में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ चंदेरी का राजा मेदिनी राय। इसमें मेदिनी राय हार गया था, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगला युद्ध हमने पढ़ा था घाघरा का युद्ध 1529। बाबर और महमूद लोदी, ये इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, ये हार गया। ठीक है, फिर 1523 में तो बाबर की डेथ हो गई थी। और उसके बाद हमने पढ़ा चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, दो तोपची कौन थे? एक का नाम था अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। अली व मुस्तफा दो तोपची थे। ठीक है जी, अब देखिए आगे अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध। ये हमने पढ़ा 1540, हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया, शेरशाह सूरी जीत गया, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। हुमायूं वापिस आया और अब की बार इसने अफगानियों को हराया जो कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। हुमायूं ये युद्ध जीत गया था। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। मेरे हिसाब से आज हमें पानीपत की दूसरी लड़ाई पढ़नी है, यानी कि इसके बाद अगला युद्ध। क्या ये हमने पढ़ ली थी? फटाफट बताइए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जी बताइएगा। बताइए। 55 तक हुआ था ना? मच्छीवाड़ा पंजाब में है। इतना ही पढ़ा था, मतलब ये पानीपत की लड़ाई नहीं पढ़ी थी हमने। जी चलिए
अब देखते हैं आगे पानीपत सेकंड। देखो जी, पानीपत सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये युद्ध 1556 में नवंबर के महीने में होता है जी। इस युद्ध का रिजल्ट क्या है, क्या हुआ था इस युद्ध में, वो सब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं एक बार। देखिए जी क्या होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में जब हुमायूं की डेथ हुई, इस बात को समझ लेना, पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लो और फिर आप लोग नोट भी कर सकते हो, चाहो तो आप साथ में भी कर सकते हो। देखिए जी, 1556 में जब हुमायूं की डेथ हुई दिल्ली में, लाइब्रेरी की सीढ़ियों के नीचे गिर के मर गया था। लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल, शेर मंडल लाइब्रेरी। शेर मंडल लाइब्रेरी थी, वहां उसकी सीढ़ियों के नीचे गिर गया और हुमायूं की डेथ हो गई थी। तो हुमायूं का बेटा अकबर अभी काबुल में था। हालांकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, लेकिन अकबर अब 1556 तक काबुल में आ चुका था और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। पूरी तैयारी के साथ पढ़ेंगे जी इसको हम, देखना ठीक है। तो अकबर अभी काबुल में है और हुमायूं जब मच्छीवाड़ा के युद्ध से पहले अकबर को काबुल में छोड़ के आया था और अकबर अभी महज 13 साल का है। इधर जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर तो अभी काबुल में है, तो हुमायूं का सेनापति अकबर को लाने चला गया, नाम था बैरम खां। बैरम खां अकबर को लाने के लिए चला गया। भाई किसी को पता लग गया कि हुमायूं मारा गया तो कोई भी कब्जा कर सकता है जी, ठीक है। देखिए जी, तब दिल्ली की गद्दी को खाली देख करके एक हिंदू राजा ने इस पे कब्जा कर लिया। उस समय रेवाड़ी का एक राजा, नाम था हेमचंद्र, या फिर इसको हेमू विक्रमादित्य भी बोलते हैं। हेमचंद्र या फिर हेमू विक्रमादित्य, ध्यान रहे ये भारत के इतिहास का आखिरी विक्रमादित्य है। आखिरी विक्रमादित्य, भारत के इतिहास में करीब 16 विक्रमादित्य रहे हैं, आखिरी विक्रमादित्य ये है। और पहला विक्रमादित्य भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं युद्ध बता देता हूं, उसके बाद इस युद्ध के कुछ कंसेप्ट बताऊंगा अब आप लोगों को। देखिए जी, रेवाड़ी का राजा दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, यानी कि अब मुगलों का सिंहासन एक हिंदू राजा के कब्जे में है। ये जो बैरम खां अकबर को लाने गया है, तब तक तो दिल्ली पे कब्जा हो चुका था। हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली अब हिंदुओं के कब्जे में आ चुके थे। तब बैरम खां और अकबर निकलते हैं जी काबुल से, ध्यान रहे ये लोग काबुल से निकले हैं। रास्ते में एक जगह है कालानौर, कालानौर ध्यान रहे ये पाकिस्तान में है, ये कलानौर नहीं है, कलानौर तो रोहतक में है, यह है कालानौर। कालानौर, वहां पे बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया, यानी अकबर को राजा पहले ही मान लिया गया। ध्यान रहे अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली या आगरा में नहीं हुआ है, जन्म तो अमरकोट में हुआ था, राज्याभिषेक कालानौर पाकिस्तान में। काबुल से निकले और रास्ते में उसका राज्याभिषेक करवा दिया, पहले ही राजा मान लिया ताकि जनता विद्रोह ना करे और ये लगे कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कालानौर में। किसने करवाया? बैरम खां ने। अब ये दोनों अपनी सेना लेकर के निकले, लेकिन जब देखा दिल्ली पे तो कब्जा हो चुका है, दिल्ली पे तो रेवाड़ी का राजा बैठा है, अब तो इनको युद्ध करना पड़ेगा। अब रेवाड़ी के राजा को मारने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अब क्योंकि युद्ध दिल्ली के लिए है तो भाई मैदान तो फिर एक ही बुक होगा ना, पानीपत का, क्योंकि पानीपत का मैदान आसपास है। तब पानीपत सेकंड युद्ध होगा जी,
सेकंड क्यों? क्योंकि एक पहले हो चुका है। ये युद्ध होगा 5 नवंबर 1556 में। इस युद्ध में एक तरफ अकबर, इस युद्ध में देखिए जी, एक तरफ अकबर जो कि राजा बन चुका है, लेकिन अकबर युद्ध करना नहीं चाहता था। साथ में बैरम खां जो कि सेनापति है। ए बी मतलब अकबर, बी मतलब बैरम खां। और युद्ध होगा रेवाड़ी के राजा हेमू के बीच, जो कि दिल्ली पे कब्जा कर चुका था। एक तरफ हेमू की सेना, एक तरफ अकबर की सेना। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा, एरर आ रहा है? नहीं, सबको साफ तो दिख रहा है जी। कोई बात नहीं, एक दो बच्चे को दिक्कत है, शायद ये नेटवर्क इश्यू है, बाकी सबको साफ दिखाई दे रहा है। देखिए जी एक बार, अकबर व हेमू। अब पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो ये लड़ाई अकबर व हेमू के बीच हुई थी जी। अब इस युद्ध में एक तरफ अकबर व बैरम खां, दूसरी तरफ हेमू। जब पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो हेमू व अकबर का नाम आएगा। हालांकि अकबर युद्ध कर नहीं रहा था, युद्ध बैरम खां कर रहा था, लेकिन वो सेनापति है, ठीक है। तब हेमू का पूरा शरीर सुरक्षा कवच से ढका हुआ था। हेमू ने पूरा शरीर लोहे के कवच से ढक रखा था जी, और हेमू का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तब अकबर घबरा गया, इसको तो हम मार ही नहीं सकते। तब अकबर की सेनाओं में से किसी स्नाइपर को चुना गया। स्नाइपर पबजी खेला होगा आप लोगों ने, ठीक है। स्नाइपर को चुना गया और किसी स्नाइपर को स्पेशल चुन करके रखा, और उस स्नाइपर ने हेमू की आंख में निशाना लगाया जी। स्नाइपर ने निशाना लगाया हेमू की आंख में, ठीक है। किसी स्नाइपर ने हेमू की आंख में निशाना लगाया जी, और हेमू हाथी से नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, इन लोगों ने इसको मार दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीत गया? अकबर। इस युद्ध के बाद अकबर बना भारत का बादशाह। ये था जी पानीपत का दूसरा युद्ध। अब इस युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये नोट कर लिया हो तो बताइए जी फटाफट। अभी क्लास शुरू हुई है महिमा जी। वेरी गुड आफ्टरनून सलीम खान। पाकिस्तान के पंजाब में है साहब, मैडम सॉरी। हो गया ना? जी सतनाम सिंह। हाँ जी हाँ जी सलीम खान, ऐसा भी होगा। अशोक कलिंग युद्ध से पहले हिंदू धर्म को मानता था जी, हिंदू। जी बसंत जी, पैसा मिलता है और मजा भी आता है।
ये हो गया ना। चलो अब मैं आप लोगों को इसी युद्ध के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं। देखिए जी, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, पहले तो इसको सारे के सारे समझेंगे और फिर 2 मिनट का टाइम दूंगा, फिर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए जी, पहले समझ लीजिए। अब यहां क्वेश्चन आता है कि जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य की उपाधि भारत में करीब 14 या 16 बंदों ने धारण की है। कुछ किताबों में 16 बताया जाता है, कुछ में 14 बताया जाता है, ठीक है। वैसे हम 16 मान के चलेंगे। तो पहला या आखिरी विक्रमादित्य पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल में था जी ये। और आखिरी विक्रमादित्य हेमू को कहा जाता है। तो पहला और आखिरी याद रखा जाता है जी, ठीक है। एक तो ये बात। अब सुनो जी दूसरी बात, एक बार ये 2 बात नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत बार पेपर में आया है ये, पहला और आखिरी। हाँ जी, चलिए जी, आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। विक्रमादित्य हिंदू राजा उपाधि धारण करते हैं जी। हिंदू राजाओं की उपाधि है विक्रमादित्य। चलिए जी, अब आगे देखते हैं इसी युद्ध से संबंधित एक और खास बात। ध्यान से समझ लेना, मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिख रहा हूं, अभी लिखने नहीं है, समझने हैं पहले। देखिए जी, भारत का आखिरी हिंदू शासक हर्षवर्धन, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक तो ये हेमू था। भारत का आखिरी शासक हर्षवर्धन, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला हेमू जी। हो गया ना, इसे नोट करो, फिर हम अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए जी, अब देखिए जी फटाफट अगला युद्ध है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए जी, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो प्रॉपर डेट है वो सिर्फ पानीपत के युद्ध के बारे में पूछी जाती है, ठीक है। अब हम सिर्फ सन को लेकर के चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। देखिए जी, हल्दी घाटी का युद्ध समझ लीजिए एक बार। जब अकबर भारत का राजा बना, अकबर, तो अकबर का समय है 1556 से लेके 1605 के बीच। तो अकबर ने बहुत कोशिश की कि वो मेवाड़ को भी मुगलों में शामिल कर ले। हालांकि मेवाड़ को उसने मुगलों में शामिल कर लिया था एक बार, लेकिन जब मेवाड़ का राजा था उदय प्रताप, लेकिन उदय प्रताप के बाद जब मेवाड़ के राजा बने महाराणा प्रताप,
71 में बन गए थे और 97 तक रहेंगे जी। महाराणा प्रताप जब ये मेवाड़ के राजा बने तब इन्होंने मेवाड़ को जो है मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। मेवाड़ मुगलों से अलग हो गया। तो अकबर ने बहुत कोशिश की। अकबर सेना भेजता रहा लगातार, लेकिन बात नहीं बनी। तो अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप ऐसे नहीं मानेगा। तब अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ राजपूतों वाली नीति अपनाई और अपने एक योग्य सेनापति मानसिंह को मैदान में भेज दिया। मानसिंह मुगलों की तरफ से है, मुगल सेनापति, और महाराणा प्रताप मेवाड़ से है, ठीक है, एक राजपूत। तो राजस्थान में एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी का रंग हल्दी जैसा है। इस पहाड़ी का रंग हल्दी जैसा है जी। तो इस पहाड़ी के बीच, मतलब घाटी का मतलब इसके बीच में ये समतल जगह है। यहां दोनों की सेनाएं आपस में टकराती है। एक तरफ मानसिंह जो कि हाथी पे बैठ के आता है और मुगल सैनिक हैं, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जो कि घोड़े पे बैठ के आते हैं, नाम है चेतक, ठीक है। तो अकबर ने राजपूतों को आपस में भिड़वा दिया जी। एक तरफ महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और दूसरी तरफ मानसिंह जो कि था तो मेवाड़ से लेकिन मुगलों की सेना में काम करता था, मुगल सेनापति था। तो ये युद्ध मानसिंह व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आपस में कौन कौन लड़े हैं? एक तरफ महाराणा प्रताप है, दूसरी तरफ मानसिंह है। मानसिंह हाथी पे बैठा है, महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हैं। अब देखो एक्चुअल में युद्ध का मतलब क्या है। एक्चुअल में युद्ध का मतलब क्या है, इसको ये हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान के अरावली पर्वत के एरिया में, जहां राजस्थान का अरावली पर्वत है, वहां एक पहाड़ी है ये, और ये पहाड़ी ही हल्दी है, हल्दी जैसा रंग है इसका, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए जी, अब यहां युद्ध हुआ। वैसे तो बताया जाता है कि युद्ध में मानसिंह जीत गया, लेकिन युद्ध में क्या हुआ था, चेतक का एक पांव कट गया था। चेतक के कारण महाराणा प्रताप चेतक को जंगलों में ले गए थे बचाने के लिए। तब इस युद्ध को अपने आप को विजेता घोषित कर दिया था मुगलों ने, मानसिंह ने। तब मानसिंह ये युद्ध विजेता घोषित हो जाता है, और इस युद्ध में पेपर के हिसाब से हम इसी को मानेंगे कि युद्ध कौन जीत गया, मानसिंह। लेकिन एक्चुअल में महाराणा प्रताप भी हारे नहीं थे। महाराणा प्रताप ने बाद में भील प्रजाति के सहयोग से यहां से सारे मुगलों को खदेड़ दिया था। लेकिन बात यही है, हमारा स्वाभिमान भी ये कहता है कि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो पेपर के हिसाब से मानसिंह की सेना जीत जाएगी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुआ था, मानसिंह जीत जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे जीतवा दे, मानसिंह तो जीता नहीं था। बात यह भी है, सच है, महाराणा प्रताप भी नहीं जीते थे, मानसिंह भी नहीं जीता था, ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। लेकिन जब पेपर में आए ना, तो पेपर में अपने स्वाभिमान को साइड में रख देना और एक नंबर ठीक हो जाएगा आपका, मानसिंह को जितवा देना, ठीक है। तो ये था जी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मेवाड़ मुगलों में शामिल नहीं हो पाया था। बताइए जी, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 1576 में हुआ था युद्ध ये। अच्छा, मैंने डेट बताई नहीं इसकी। ये युद्ध 1576 हल्दी घाटी। नहीं जी, बीबी का मकबरा 1661 में बना था, 1661 में। और ये आजम सातोस का बेटा था, बनवाया औरंगजेब नहीं था, इसकी ड्यूटी लगा रखी थी वहां पे। स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे रितो मलिक। लेकिन क्या है, जब पेपर में आ जाए ना कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीत गया, तो आप ये करना, मन ही मन सोचना कि वैसे तो महाराणा प्रताप जीते थे, लेकिन एक नंबर चाहिए हमें, मानसिंह को जितवाने हैं, क्योंकि हम बेरोजगार भी तो है ना, स्वाभिमान तो साइड में रखना पड़ेगा जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हो गया ना, कोई दिक्कत? साहब बीबी का मकबरा आपने जो पूछा है, बीबी का मकबरा ये 1662-61 में बना था। हालांकि बहुत सारी किताबों में 79 बता रखा है, वो गलत है। 1678 तो फिर भी नहीं है। अब ये आदेश दिया था औरंगजेब ने,
लेकिन औरंगजेब दिल्ली को संभालेगा किस मकबरे को, क्योंकि औरंगाबाद में है। तब इसका बेटा आजम ये वहां पे तैनात था। तो जब पेपर में आता ना किसने बनवाया, औरंगजेब आएगा, औरंगजेब ऑप्शन में नहीं है तो आजम खां आ सकता है जी, बस ठीक है। हाँ जी, एग्जाम में मान सिंह को जितवाना है जी। हाँ, बीबी का मकबरे को दूसरा ताजमहल बोलते हैं। अमित सिवाच, बात क्लियर है ना? अमित सिवाच जो आपने पूछा, क्लियर है ना? अब अमित सिवाच गायब हो गया। जी चलिए जी, तो नेक्स्ट अगला युद्ध हमारा है अहमदनगर का युद्ध। ये वैसे कोई युद्ध था नहीं इतना बड़ा, देख लीजिए फिर भी। साउथ महाराष्ट्र, यहां अहमदनगर, और अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। चांद बीबी। तो वैसे ये युद्ध है नहीं, सिर्फ एक घटना थी, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1595 में 1595 में अकबर ने यहां सेना भेजी थी, मुगल सेना, और मुगल सेना के बीच और चांद बीबी के बीच एक युद्ध होता है जी। तो बताते हैं इस युद्ध में चांद बीबी ने मुगल सेना को अहमदनगर में घुसने नहीं दिया था। ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहां अकबर की सेनाओं और चांद बीबी के बीच झड़प होती है। अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी ने अहमदनगर को मुगल सेनाओं से बचाया था, सिर्फ इतना है, ठीक है। तो कोई बड़ा युद्ध नहीं है, बस कर लीजिए। थानेसर के मकबरे को नहीं बोलते दूसरा ताजमहल, इसको हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं जी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी जी। वैसे इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं है ये, फिर भी अगर डिस्कस है, अब युद्ध में डाल रखा है तो बता दिया है, ठीक है। बस याद रखना है कि अकबर ने सेना भेजी थी 1595 में, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे, अगले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला युद्ध है हमारा धर्मट का युद्ध। हाँ जी, शेख चिल्ली का मकबरा ही तो है थानेसर में जी। देखिए, अब देखिए जी, धर्मट, इसके साथ एक युद्ध और हुआ था, धर्मट व सामूगढ़ का युद्ध। साथ में ही आएगा नाम इसके, एक महीने के गैप में हुए थे। तो देखो जी, ऐसा है, शाहजहां का जो छोटा बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब दक्कन में रहता था, दक्कन का पठार में गवर्नर था ये। औरंगजेब को पता लगता है कि शाहजहां बीमार, एक्चुअल में शाहजहां हुआ था बीमार 1657 में। औरंगजेब को लगा शाहजहां मारा गया, किसी ने बता दिया भाई शाहजहां मारा गया, बड़े भाई दारा सिकोह ने कब्जा कर लिया, और औरंगजेब का बड़ा बेटा था दारा सिकोह। तो शाहजहां का, औरंगजेब को यह पता लगा कि पिताजी की डेथ हो गई और बड़े भाई ने कब्जा कर लिया गद्दी पे। तब औरंगजेब यहां से निकल करके आया था और दारा के साथ युद्ध किया था इसने। तब 1658 में इन दोनों भाइयों के बीच धर्मट व सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। धर्मट व सामूगढ़ के युद्ध में एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ दारा सिकोह, एक तरफ औरंगजेब दूसरी तरफ दारा। इस युद्ध में, दोनों युद्ध में दारा सिकोह हार गया था। तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब व दारा के बीच उत्तराधिकार के लिए हुआ था। औरंगजेब दक्कन में गया हुआ था, इधर शाहजहां बीमार पड़ गया, लेकिन खबर यह लगी कि शाहजहां मारा गया और बड़े भाई दारा ने कब्जा कर लिया, ठीक है।
तो ये युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच होता है, उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध में दारा हार गया और दारा बच गया, दिल्ली भाग गया था दारा। और ये जो दारा सिको है, इंडियन हिस्ट्री में इससे पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं, दारा ने ही, ये इंपॉर्टेंट है जी, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। उपनिषद जो संस्कृत में होते हैं उनका फारसी अनुवाद दारा सिको ने किया था। बताइए जी। जी रितु मलिक, दारा ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। ये पढ़ा लिखा बहुत था लेकिन राजनीति नहीं जानता था। दोनों युद्ध के बाद औरंगजेब आगरा पे कब्जा कर लेता है, हालांकि दिल्ली पे बाद में करेगा। ठीक है, इसके बारे में बताइए जी, कुछ पूछना है तो फटाफट जी। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन वो मूर्ख शासक था। थैंक यू सतनाम जी। पिंटू चौधरी, जो क्लास लग रही है वो तो कर लो आप लोग पहले। इंग्लिश और मैथ, अच्छा ऐप से। ये तो हरियाणा पुलिस का जो बैच चल रहा है ना हमारा, उसी में लगवा सकते हो आप। अभी ग्राम सेवक का बैच भी होगा, नया बैच स्टार्ट होगा। 21 रुपये फीस है उसकी, तो पहले 5000 बच्चों के लिए, तो उसमें सारी टीम वही है जी। ये हो गया ना। किसी की भी कमेंट ये नहीं आती सर ये हो गया, कोई बोलता है सर ये क्लास नहीं लग रही, वो क्लास नहीं लग रही। मतलब आप लोग मेरी वीडियो सिर्फ देख रहे हो, पढ़ कोई नहीं रहा। क्या हुआ अमित दलाल? इसी महीने में होगा जी ग्राम सेवक का बैच, न्यू बैच। कब स्टार्ट है? 20 मार्च से, 20 तारीख से स्टार्ट होगा जी नया बैच। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए जी आगे, अब चलते हैं अगले युद्ध की तरफ, करनाल का युद्ध। देखिए जी, दिल्ली के सिंहासन पे, दिल्ली में एक मुगल बादशाह बैठा हुआ है जी, नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय में ईरान से नादिर शाह ने अटैक कर दिया जी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान का नादिर शाह अटैक कर देता है, और जब नादिर शाह ने अटैक किया तो रंगीला को लगा कि वो दिल्ली में आ गया तो लूटपाट करेगा, तो रंगीला ने अपनी सेनाएं दिल्ली से पहले ही तैनात कर ली करनाल में। तब ये दोनों करनाल में भिड़ते हैं 1739 में करनाल का युद्ध होता है जी। करनाल का युद्ध 1739। इस युद्ध में एक तरफ नादिर शाह, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला, इस युद्ध में रंगीला हार गया। ईरान के शाह नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला जब हारा तो नादिर शाह दिल्ली से मयूर सिंहासन उठा करके ले गया जी। मयूर सिंहासन।
मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस बोलते हैं, तख्त ए ताउस। मयूर सिंहासन मतलब मोर की आकृति का सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन जो कि हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, एक ऐसा सिंहासन जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे जी, सोने चांदी का था, और इसी सिंहासन के बीचों बीच लगा हुआ था इसी सिंहासन में लगा हुआ था कोहिनूर। तो नादिर शाह यहां से कोहिनूर लगा हुआ मयूर सिंहासन ले गया। और तख्त ए ताउस इसका जो दूसरा नाम है, इसका मतलब है, फारसी में मयूर को, मोर को ताउस बोलते हैं और सिंहासन को तख्त बोलते हैं, यानी कि सिंहासन, मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस, ताउस का तख्त। ठीक है, यह सिंहासन किसी जमाने में शाहजहां ने तैयार करवाया था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने तैयार करवाया था और सिंहासन का डिजाइनर था बेबादल खान। मयूर सिंहासन का डिजाइनर था बेबादल खान। तो ये इतना महंगा सिंहासन, करीब 100 किलोग्राम का सिंहासन, जिसमें कोहिनूर लगाया करोड़ों रुपए का, वो सिंहासन दिल्ली से कौन लेके भागा? नादिर शाह। कब आया था? 1739 में। किसके समय में? रंगीला के समय में। क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं कि मयूर सिंहासन पे बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने ये सिंहासन बनवाया था। कब से लेकर के अब तक चल रहा? 1739 में ये सिंहासन लेकर के भाग गया जी। मुगलों के हालात ऐसे थे कि इनके सिंहासन तक उठा करके लोग ले गए थे। इसके बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कोहिनूर कौन लेके भागा था? नादिर शाह। 1739 करनाल के युद्ध में। बताइए इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ जी, इसी रंगीला के समय में जजिया कर फाइनली बैन हो गया था। जजिया कर। क्लियर है ना? अब देखिए, मैं मयूर सिंहासन के बारे में आप लोगों को एक दो बात बता देता हूं। मयूर सिंहासन सोने का बना हुआ था जी, पूरा का पूरा। मतलब इसके अंदर राजा बैठ के जाया करता था जी। इसको डोलियों में उठाएंगे लोग, ऐसा सिंहासन था। इसके अंदर बैठता था राजा। ये कंप्लीट सोने का बना हुआ था, गोल्ड, और इसमें लगा हुआ था दुनिया का सबसे महंगा हीरा, कोहिनूर। कोहिनूर तो शाहजहां को लोगों ने गिफ्ट किया था, और शाहजहां ने एक ऐसा सिंहासन बनवा दिया कि जो सोने का बना हो कंप्लीट। तब इस मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया तो है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था ये पूछा जाता है। वास्तुकार था बेबादल खान। मयूर सिंहासन की अगर कीमत की बात करें तो इतिहासकार बताते हैं, इसको कोहिनूर के साथ अगर बेच दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इतना महंगा सिंहासन था, पूरी धरती को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा सोने से बना हुआ है। 100 किलोग्राम सोना, 100 किलो सोना, और ऊपर से कोहिनूर, जो कि दुनिया में एक ही है। फिलहाल ये कोहिनूर ब्रिटेन में है। ठीक है, तो ये इस पे बैठने वाला पहला मुगल शाहजहां था, और आखिरी मुगल रंगीला था। इस पे बैठने वाला पहला मुगल बादशाह शाहजहां था और आखिरी मुगल बादशाह रंगीला था। तो ये है जी मयूर सिंहासन। इसके बारे में पूछना है तो कुछ बताइएगा जी।
अपने देश में वापस नहीं आएगा ये सोना चांदी का ये सिंहासन, तो बिक जाएगा, कोहिनूर वापस आएगा अपने देश में, लेकिन उसको फिर अंग्रेज ले जाएंगे। कमेंट भी हरियाणवी में लिखते हैं सब, क्या बात है। कोहिनूर शाहजहां को गिफ्ट में मिला था। डन, चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। अगले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं हम, खेड़ा का युद्ध। ठीक है, देखिए जी, वास्तुकार कौन है? बेबादल खान। बेबादल खान, ये तो इज्जत ही समझो आप लोग, क्योंकि हरियाणवी तो यार बड़ा प्राउड वाली लैंग्वेज है ना। मतलब जब भी हम कहीं हरियाणवी बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोलते, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है ना, मैं पक्का हरियाणवी बोलता हूँ। अब मान लो कहीं दिल्ली वगैरह गए हो तो वहाँ पे हिंदी में काम नहीं चलेगा। अगर लोगों को डराना है, थोड़ा सा दूर करना है, तो फिर वहाँ पे हरियाणवी काम आती है ना। हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से ही हूँ। मुझे जो है आउटर न समझें आप लोग, मैं हरियाणा से ही हूँ और हरियाणा के हिसार से ही हूँ, और मैं गांव से ही हूँ, ये भी है जी। इस क्लास के अलावा भी आप लोगों को अगर डाउट रहता है तो आप लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे अपना बताया हुआ है, सॉरी वो दूसरे बैच में बताया था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोग उस पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने डाउट यहाँ पे ले सकते हैं। आप लोग अगर इंस्टा चलाते हैं तो मेरी आईडी है विजय शर्मा 4688। शाहजहां को ये आगरा के किसानों ने गिफ्ट दिया था जी, ऐसा लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है। आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं इस पेज पे, विजय शर्मा 4688। नहीं अर्जुन गिल जी, मैं हिसार में रहता हूँ, गांव में नहीं रहता। अब फेसबुक पे नहीं मिला, मैं विजय शर्मा हिसार लिखोगे ना, विजय शर्मा हिसार, फेसबुक पे मिल जाऊंगा मैं, या विजय शर्मा हिस्ट्री लिखोगे तो भी मिल जाऊंगा। रुद्र प्रताप था साहब वो, रुद्र प्रताप ने मलिक काफूर को दिया था, मलिक काफूर ने दे दिया, दिल्ली सल्तनत में रहा, या उसके बाद चलता रहा। फिर मुगल आए, मुगलों ने रखा, फिर शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी के समय में चोरी हो गया था, बाद में फिर ये गिफ्ट दिया है लोगों ने इसको, शाहजहां को। ठीक है, हाँ जी। तो बताइए इसके बारे में कोई दिक्कत है तो फिर हम अगला युद्ध पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब देखिए आगे खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध को पढ़ने से पहले हम कुछ देखते हैं। साउथ में मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी और मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है शिवाजी को। शिवाजी 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और 1680 तक इनका राज रहेगा, शिवाजी। ठीक है, देखिए जी, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक है और शिवाजी के दो बेटे थे। शिवाजी के दो बेटे थे, एक का नाम है राजा राम, इस बात को ध्यान से समझ लेना जी आप लोग, और दूसरे का नाम है संभाजी।
शिवाजी चाहते थे कि मेरे बाद संभाजी गद्दी पे बैठे। तब शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पे बैठे थे 1680 से 1689 तक। ठीक है, समझ लेना एक बात को, इस बात को ध्यान से समझ लेना। शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पे बैठे। संभाजी ने 80 से 89 तक राज किया और संभाजी को औरंगजेब उठा के ले गया। संभाजी का भी एक बेटा था, इनका बेटा था साहू। ठीक है, साहू को भी औरंगजेब उठा ले गया, यानी कि औरंगजेब की कैद में चले गए संभाजी। तब अब मराठा साम्राज्य पे अगला शासक बना राजा राम। शिवाजी के 2 बेटे थे, शिवाजी के बाद ये और अब बनेगा ये शिवाजी का बेटा दूसरा। 1689 से 1700 तक इसने राज किया। 1700 में राजा राम की डेथ हो जाएगी। तब इसकी विधवा ताराबाई अपने बेटे को गद्दी पे बैठा देगी और खुद संभालेगी सिस्टम। ताराबाई जिसका बेटा होगा शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठा देगी। ये छोटी सी एज का था। तब ताराबाई ने खुद संभाला सिस्टम 1700 से लेके 1707 तक। अब समझिए जी बात को, आप लोग ध्यान से समझ लेना। बीच में हाँ जी पर्टिकुलर हिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट होगा, एक बार सिर्फ इसको पढ़ लो, ये लास्ट युद्ध है हमारा। ठीक है, देखिए जी, शिवाजी ने 1674 से 80 तक राज किया। शिवाजी के 2 बेटे थे, राजा राम और संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी संभालते हैं, लेकिन संभाजी को 1689 में औरंगजेब उठा के ले गया। औरंगजेब ले गए, इनको कैद कर लिया औरंगजेब ने इनको दिल्ली में। साथ में संभाजी का बेटा यानी कि शिवाजी का पोता साहू भी चला गया। अब शिवाजी का दूसरा उत्तराधिकारी रह गया वहां, तो उसने गद्दी पे कब्जा कर लिया। 89 से 1700 तक रहेगा। राजा राम की हो गई डेथ। अब राजा राम की डेथ हो गई तो राजा राम की पत्नी ताराबाई और उसका बेटा शिवाजी द्वितीय, राजा राम के बेटे का नाम शिवाजी ही था, शिवाजी द्वितीय, वो गद्दी पे बैठते हैं। एक्चुअल में ताराबाई संभालती है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। ठीक है, और जब औरंगजेब की डेथ हुई, इसकी कैद में संभाजी तो मारे गए थे, साहू अभी जिंदा था, यानी कि राजा राम के भाई का लड़का। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने साहू को छोड़ दिया। औरंगजेब की कैद से जब 1707 में साहू रिहा हुआ तो इसने आकर के देखा गद्दी तो मेरे पिताजी की थी। मेरे पिताजी को कैद करने के बाद चाचा ने गद्दी संभाली, चाचा जी के बाद चाची जी गद्दी पे बैठे हैं, मतलब जिस गद्दी पे आंटी जी बैठे हैं वो गद्दी मेरी है। तब साहू ने ताराबाई के साथ एक युद्ध किया था। तो 1707 में उत्तराधिकार के लिए खेड़ा का युद्ध लड़ा जाता है जी। खेड़ा का युद्ध साहू व ताराबाई के बीच हुआ था। तब साहू की सहायता की थी, साहू की सहायता करेगा पेशवा विश्वनाथ। देखो साहू जब औरंगजेब के बच्चों ने छोड़ दिया ना, औरंगजेब के बच्चे तो इतने कट्टर नहीं थे, साहू को छोड़ा तो साहू की सहायता की विश्वनाथ पेशवा ने। विश्वनाथ पेशवा के साथ मिलकर के साहू ताराबाई के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है। तब ताराबाई और साहू के बीच युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध 1707 में, और इस युद्ध में साहू जीत गया था और अगला मराठा छत्रपति साहू बन गया था। तो खेड़ा का युद्ध साहू व ताराबाई यानी कि साहू और उसके आंटी ताराबाई के बीच युद्ध हुआ था। इसके बारे में बताइए जी, किसी को दिक्कत है तो बताइए। ये आखिरी युद्ध है हमारा, इसके बाद कोई युद्ध है नहीं, तो इसके बारे में बताइए किसी को दिक्कत है तो, कोई समझ में आ गया है तो जी। बताइएगा जी फटाफट।
हाँ जी, वो तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे ना तब। युद्ध कौन जीत गया कौन हारा? साहू जीत गया, ताराबाई हार गई और साहू छत्रपति बन गया अगला। फिर ये 1707 से 1713 तक संभालेगा सिस्टम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लास्ट में साहू की सहायता करता है विश्वनाथ पेशवा, बालाजी विश्वनाथ। उसकी सहायता से ताराबाई के ऊपर अटैक किया जाता है। यानी कि शिवाजी के बाद उसका बेटा संभाजी, संभाजी का शासन बीच में रह गया, औरंगजेब ले गया। संभाजी के बाद उसका भाई गद्दी पे बैठ गया, भाई की डेथ हो गई, ताराबाई उसकी पत्नी गद्दी पे बैठ गई। औरंगजेब के मरने के बाद जब संभाजी के बेटे को छोड़ा गया साहू को, तो साहू ने कहा ये गद्दी तो हमारी है। तब युद्ध हुआ था ताराबाई के बीच। ताराबाई कौन थी? शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम की पत्नी थी, इसने गद्दी संभाली थी। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए जी, किसी को कोई दिक्कत है तो जी। व्हाट हैपन टू शिवाजी सेकंड? शिवाजी सेकंड गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे, साहू गद्दी पे बैठेगा। चलिए जी ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर के सुबह सुबह। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द होगी जी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।